सेल्यूलॉइड के सितारे। नमस्कार श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवा रहे हैं उस शख्सियत से जिन्होंने दशकों तक सिनेमा के पर्दे पर अपने जीवंत अभिनय के वो रंग बिखेरे जिन्हें जमाना आज भी याद करता है। ये शख्सियत हैं फिल्म जगत की वरिष्ठ अभिनेत्री शशि कला। शशि कला जी ने पर्दे पर सबसे ज्यादा भूमिकाएं निभाई खलनायिका के रूप में। कहते हैं एक कामयाब खलनायक वही होता है जिसके अभिनय को देखकर लोगों में गुस्सा और नफरत भर जाए। शशि कला ने भी पर्दे पर अभिनय में वो जान डाली कि गुस्सैल सास का वो हमेशा के लिए पर्याय बन गई। शशि यानी चांद। चांद की तरह ही उनके अभिनय की अनगिनत कलाएं दर्शकों के दिलो दिमाग में आज भी दर्ज हैं। अपने समय की इसी बेहद समर्थ अभिनेत्री से आज हम आपको मिलवा रहे हैं। आपके इस प्रोग्राम में आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कलाकार के साथ आपसे मुखातिब हैं जिनके साथ हम हंसे हैं, जिनके साथ हम रोए हैं। कई बार तो इनके ऊपर हम सब ने बहुत गुस्सा भी किया है और इन्हें बहुत प्यार हमने किया है। ये कहती हैं कि पहले तो जो पुरुष थे वो इनकी प्रशंसा किया करते थे, इनकी खूबसूरती की, इनके अभिनय की, लेकिन अब तो महिलाएं भी इनकी खूबसूरती की और इनके व्यक्तित्व की, इनकी पर्सनैलिटी की बहुत तारीफ किया करती हैं। ये एक बहुत अच्छी कलाकार हैं और एक बहुत जिंदा दिल शख्सियत हैं। अब ज़्यादा देर न करते हुए मैं इनका नाम आपको बता रहा हूँ। ये हैं शशि कला जी। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आपने कहा है कि पहले मर्द मेरी तारीफ करते थे, ये बात तो बिल्कुल सही है। मगर जब मर्द मेरी तारीफ करते थे तो औरतें हैं ना जल के सूख जाती थी और मुझे बड़ा मजा आता। और मेरा एक स्वभाव है कि मैं कभी भी यानी कि अपने में या और लोगों में कोई फर्क मैंने कभी माना नहीं है। मर्दों के साथ बैठती थी और मेरे मन में तो कोई ऐसी बात होती नहीं थी, मैं तो बड़ी फ्रीली बात करती थी। मगर औरतों को लगता था यार ये तो हमारे हस्बैंड को लेके गई, क्योंकि उन दिनों में मेरे वैम्प रोल लोगों को बहुत पसंद आते थे। और मज़े की बात ये है कि कई मेरे ऐसे सीरियल हैं या कुछ फिल्में हैं तो लोग मुझे सड़क पे खड़े रह के पूछते हैं कि जी बताइए आपने अपने आप को मेंटेन कैसे किया है। तब तो मर्द मेरी तारीफ करते थे, आजकल तो औरतें भी तारीफ करने लग गई हैं। मैं मॉरिशस शूटिंग के लिए गई थी और जैसे मैं प्लेन से उतरी तो शशि कला ये नाम किसी ने लिया ही नहीं मेरा। बस सब लोग कहते थे वारानिका, वारानिका, वारानिका। ये वारानिका नाम कैसे रहा, मैं जुनून में मैंने काम किया था और अपने यहाँ पे जैसे रामायण देखते थे रिलीजियसली, वैसे ही लोग वहाँ पे जुनून देखते थे। और मेरा कैरेक्टर लोगों ने इतना पसंद किया कि मैं क्या बताऊँ। टैक्सी में बैठूं या सड़क पे जाऊं या पैसे चेंज करने के लिए जाऊं एक्सचेंज के लिए, तो सब लोग मुझे वारानिका ही बुलाते थे। तो विमी वरानिका जी, मेरा मतलब है शशि कला जी, आपने अपने आप को इस तरह से मेंटेन कैसे किया है? देखिए, सबसे पहले बात ये है कि अपने आप को मेंटेन करने का मुझे शुरू से ही शौक रहा है। और मैं समझती हूँ कि स्त्री जो है वो हमेशा खूबसूरत लगनी चाहिए। और एक तो मैं वैम्प रोल करती थी तो नेचुरली उस ज़माने के जो हमारी हीरोइंस होती थी वो काफ़ी अच्छी हेल्दी होती थी। अब जो वैम्प होती है तो वो तो हीरोइन से भी ज़्यादा खूबसूरत लगनी चाहिए ना, उसका फिगर भी सुंदर होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो तब से मैं कुछ योगा वगैरह करती रही और काफ़ी डाइटिंग वगैरह भी करती रही। तो एक मन की शांति ये बहुत ज़रूरी है। सब कहते हैं कि आपका जो चेहरा है वो आपका कैरेक्टर क्या है, आपके मन में शांति है या नहीं, वो दिखाती है। और ये मन की शांति मुझे मिलने से मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ।
शशिकला जी, ये कहा जाता है और ये बहुत ही चर्चित बात है कि अपने ज़माने में जबकि आप वैम्प के रोल किया करती थीं, आपने फ़िल्मी कहानियों में बहुत सारी हीरोइन्स की और बहुत सारे परिवार वालों के मन की शांति भंग की थी। तो कैसा था वो दौर? मैं आपको बताऊं कि आरती स्ट्रगल तो मैंने बहुत किया, 18 साल स्ट्रगल किया हीरोइन ये अपना स्टार बनने के लिए। तो आरती में मुझे पहला चांस मिला, जिसमें मीना कुमारी जी महान कलाकार, अशोक कुमार महान कलाकार, प्रदीप कुमार महान कलाकार, इन लोगों के सामने मुझे खड़ा रहना था और बड़ा चैलेंजिंग रोल था आरती का रोल। तो फर्स्ट डे जब मीना जी के साथ मेरा काम था और काफ़ी लंबा शॉट था और सब लोग घबरा रहे हैं कि ये लड़की काम कर पाएंगी या नहीं उनके सामने। तो जैसे ही मेरा फर्स्ट शॉट मीना जी के साथ ओके हुआ तो सब लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी और मीना जी ने कहा, अरे वाह, तुमने तो बहुत कमाल का शॉट दिया है। तो घबराहट तो मुझे भी हो रही थी, मगर एक चैलेंज ही मेरे लिए सब कुछ है। तो उस चैलेंज के साथ मैंने काम किया और उस चैलेंज के साथ मैंने मीना जी के साथ शॉट दिया। शशिकला जी, बातें तो हो गई और अब गाने की बारी है और बात भी आरती फिल्म की चल रही थी। मैं वैसे सिंगर तो नहीं हूँ, मगर थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। कभी तो मिलेगी बहारों की मंजिल मंजिल, कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल, राहें बहारों की मंजिल, राहें कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल, राहें बहारों की मंजिल, राहें। लंबी सही दर्द की राहें, दिल की लगन से काम ले, आँखों के इस तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल, राहें बहारों की मंजिल, राहें। आहा हा, आहा हा हा हा, ला 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 ला, आहा। माना के है गहरा अंधेरा, गुम है डगर की चांदनी, मैली न हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी, डाले हुए हैं रात की चादर, डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की मंजिल, राहें बहारों की मंजिल, राहें। ये मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत था और इसमें जो बात थी वो ये कि कभी तो मिलेंगी बहारों की मंजिल राहें। बहारों की मंजिल पाने के लिए आपने भी तो कुछ जद्दोजहद की होगी, प्रयास किए होंगे। उन प्रयासों के बारे में हमें बताइए। जब मैं इस लाइन में आई तो बहुत ही छोटी थी, करीब 13 साल की थी और ना मैं बच्चों के रोल कर सकती थी, ना मैं हीरोइन के रोल कर सकती थी और ऊपर से एक मैं
महाराष्ट्रियन लड़की, और उन दिनों में उर्दू ज़बान को बहुत माना जाता है, आजकल इतना रिवाज नहीं है। तो मुझे एक फ़िल्म मिल रही थी ज़ीनत, जिसके प्रोड्यूसर थे मैडम नूरजहाँ और उनके हस्बैंड शौकत हुसैन, और उनका सेट लगा हुआ था और उसमें वो नूरजहाँ के बेटी का रोल मुझे देना चाहते थे। तो शौकत भाई साहब ने मुझे बुलाया और थोड़े से बात की मेरे साथ। तो मैंने कुछ मराठी ढंग से उनको जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि ये बेबी तो चल नहीं सकती है, इसका कारण ये है कि हमारी फ़िल्म तो मुस्लिम बैकग्राउंड पे है। फिर मुझसे पूछा गया कि कहीं काम किया? मैंने कहा नहीं जी, मैंने कहीं भी काम नहीं किया। तो ज़ीनत में उन्होंने उन दिनों में टेस्ट लेने के एक बहुत रिवाज था। तो उन्होंने कहा कि ज़ीनत में हम तुमको डालते हैं, तो एक तुम्हारा टेस्ट भी हो जाएगा। उस वक्त तो मेरे समझ में भी नहीं आता था कि टेस्ट क्या चीज़ है, तो और पता चल जाएगा। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि ज़ीनत की कव्वाली में शामा जी थी, मैं थी और 2-3 आर्टिस्ट थे। तो शौकत भाई साहब ने उस वक्त कहा था कि जो लड़की कव्वाली में बेस्ट एक्टिंग करेगी उसको 20 रुपए इनाम मिलेंगे। अब उस ज़माने के 20 रुपए यानी आज के कितने हुए? और आप जानते हैं वो किसे मिले? 1 and 1 शशिकला। कुछ भी ना गुबा पे
पूछिए वो तो खैर हुई, सच पूछिए वो तो खैर हुई। महफिल में तमाशा बन जाना, महफिल में तमाशा, हाँ महफिल में तमाशा बन जाना। कुछ आप याद आए रह गए, कुछ सख्त से हमने काम लिया, कुछ आप याद आए रह गए, कुछ सख्त से हमने काम लिया। आए न भरी जिस्म में न किए, कुछ भी न जुबां से काम लिया। वो लाख तुम्हारे जुल्म सहे, हाँ जुल्म सहे, ये जुल्म सहे। वो लाख तुम्हारे जुल्म सहे, पर आँख से आंसू बह न सका। बीमार मोहब्बत है नक्शा, बीमार मोहब्बत है नक्शा। कुछ और तो मुँह से कह न सका। इस लंबी सी संगीन सांस भरी, चुपके से किसी का नाम लिया है। लंबी सी संगीन सांस भरी, चुपके से किसी का नाम लिया है। न भरी जिस्म में न किए, कुछ भी न जुबां से काम लिया है। न भरी जिस्म में न किए, कुछ भी न जुबां से काम लिया, कुछ भी न जुबां से काम लिया है। न भरी जिस्म में न किए, कुछ भी न जुबां से काम लिया। और उस 20 रुपए से हमने दिवाली मनाई। मेरे पिताजी ने मेरे लिए 2 साड़ियाँ खरीदी, उसके रंग अभी भी मुझे याद है, ब्लू एंड पिंक। और तब से मैंने साड़ी पहननी शुरू की और खूब सारे पटाखे हमारे घर में लाए और मिठाइयाँ मेरी माँ ने बनाए। आप ये कहेंगे कि उस 20 रुपए ही से क्यों? इसका कारण ये है कि जब मैंने लाइन ज्वाइन की थी तो हम लोग बहुत घर की परिस्थिति हमारी बहुत ख़राब थी, बहुत ही गरीब हो गए थे हम लोग। ये नौबत थी कि हम लोगों को 8-8 दिन खाना नहीं मिलता था, फाके करते थे हम लोग। क्योंकि मैं अपने पिताजी की लाडली थी और गणपति उस समय बहुत काम मेरा नाम था, जैसे कि वैजयंती माला का नाम था। डांस वांस भी बहुत अच्छा करती थी, गाना भी मैं बहुत अच्छा गाती थी। तो सब पहचान वाले लोग, तो एक वक्त का खाना मैं एक-एक के घर में, जैसे आपके घर में एक दिन खाया, इनके घर में इनके, इस तरह मेरा हफ्ता निकल जाता था और शाम को पानी पी के मैं सो जाती थी। तो वो 20 रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। कई सालों के बाद हमने दिवाली मनाई और बहुत खुशी से दिवाली मनाई। ऐसा दौर भी ज़िंदगी में आता है। उसके बाद आपने अपनी मेहनत से जो नाम कमाया तो माशाल्लाह आज सारी दुनिया आपको जानती है। आपके नाम से उनके मन में एक अलग तरह की भावनाएँ आती हैं। हाँ जी, देखिए इस नाम के लिए मुझे 18 साल लगे और ये कहना तो मैं भूल ही गई कि जब मेरा काम शौकत भाई साहब को पसंद आया तो मेरे पिताजी को पंडित जी बुलाते थे। वो थे भी बहुत गॉड फियर पर्सन थे और बहुत ही सुंदर, अति सुंदर कहना चाहिए और बहुत सीधे आदमी, ना कभी झूठ बोलना, ना कभी किसी से उन्होंने किसी का बुरा चाहा है, या बहुत अच्छी-अच्छी बातें थी जो एक नेक इंसान में होनी चाहिए। तो मैंने उर्दू सीखना शुरू किया। अब ये हाल हुआ कि अब मैं मराठी इतनी अच्छी नहीं बोलती जितने मैं उर्दू अच्छी बोल लेती हूँ। अभी तक लोगों को यही लगता है कि मैं महाराष्ट्रीयन नहीं हूँ। मैं जब बोलती हूँ तो लगता नहीं है कि मैं महाराष्ट्रीयन, मेरा लहज़ा इतना अच्छा है। तो मैं कह रही थी कि इस इंडस्ट्री में जब तक आपकी फ़िल्म सिल्वर जुबली नहीं होती, आपकी कोई डिमांड नहीं होती है और आप कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हों। स्ट्रगल मैं करती रही, इसको 18 साल लग गए मुझे स्टार बनने के लिए। इसी दौरान में मुझे वी शांताराम जी, जो कि उन दिनों में लोग कहते थे कि शांताराम जी के यहाँ काम करना यानी सीसेल बी डिमेल के यहाँ काम करना, तो उनकी एक पिक्चर थी 3 बत्ती 4 रास्ता, उसमें मैंने काम किया।
उसके बाद उन्होंने मुझे चांस दिया। सुरंग एक मेरी पिक्चर बनी थी। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मेरी वो पिक्चर चलेगी, क्योंकि उन दिनों में अन्ना साहब की पिक्चर हर पिक्चर चलती थी। और पागल लड़की का रोल था, बहुत चैलेंजिंग रोल था। जब उस पिक्चर का बैनर लगा नाज में, तो लोग उस बैनर को देखने के लिए खड़े रहते थे, क्योंकि मेरा जो एक क्या कहते हैं, पेड़ पे लटकी हुई हूँ, और इतना कमाल का वो बैनर बना हुआ था, तो लोग हैरान होते थे कि ये भी एक अलग सा ही बैनर है, जो आम तौर पे देखते हैं वैसे नहीं। मगर बदकिस्मती मेरी ऐसी कि मेरी पिक्चर वो चली नहीं, मगर लोगों ने मेरा काम बहुत पसंद किया। तो इसके बाद मुझे बिमल दा ने बुलाया सुजाता में, उसमें भी नूतन और सुनील जी, ललिता बाई पवार, और मेरा जहाँ तक मेरा ख्याल है सुलोचना बाई की ये पहली पिक्चर थी। और मैं, अब दादा ने मुझे बड़े प्यार से समझाया। दादा का एक अपना स्टाइल था बोलने का, कि 2 शब्द बोलेंगे, फिर थोड़ी देर रुकेंगे, फिर बोलेंगे। मुझे कहा, शौशी, इस पिक्चर में तुम्हारा बहुत अच्छा रोल है, बंगाली स्टाइल में। तो मैंने कहा हाँ दादा, क्योंकि ये वैम्प रोल नहीं था। और पिक्चर बहुत चली, वो 35 वीक्स ओपेरा हाउस में चली। और उस टाइम के जब हम शूटिंग करते थे, हम आपको बताएं कि मैं, नूतन दीदी, मैं उनको दीदी बुलाती थी और वो मुझे ताई बुलाती थी। ताई मराठी में बहन को कहते हैं। तो और ललिता बाई, सुलोचना बाई, और हम 4 महाराष्ट्रियंस में एक पंजाबी लड़का, सुनील जी। और खूब हम मराठी में, क्योंकि उनको मराठी तो आती नहीं थी, तो खूब हम उनका मजाक करते थे और कहते थे, अरे भाई हमको तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ हिंदी में भी बोलो। और बिमल दा और जितने भी बंगाली डायरेक्टर्स हैं, ऋषि दा हैं, बिमल दा हैं, उनके यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता था, वो लगता नहीं था कि हम शूटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल होमली एटमॉस्फेयर। और आर्टिस्टों को भी वो उसी नाम से बुलाते थे जो कैरेक्टर के नाम होते थे। इतना हम लोगों ने एंजॉय किया बिमल दा के साथ काम करके। बात बिमल दा की चली, उनकी फिल्म सुजाता की चली, तो क्यों ना इसी फिल्म का एक गीत सुन लिया जाए। हाँ, ज़रूर सुनाइए। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, जिसमें दत्त साहब ने और नूतन ने बहुत ही कमाल के एक्सप्रेशन दिए हैं। जब भी ये पिक्चर टीवी पे दिखाई जाती है या थिएटर में दिखाई जाती है, तो ये गाना देखते ही आंखों में पानी आ जाता है। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए, तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए, तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले,
तले, जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए, तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। शशिकला जी, इतने बरसों बाद जो दौर गुजर गया, उसे याद करते हुए कैसा लग रहा है आपको? हाँ, उन दिनों में तो बहुत ही तकलीफ होती थी कि मुझ में क्या नहीं था, मैं खूबसूरत नहीं थी, या अभी भी हूँ ऐसे लोग कहते हैं। मैं आउटडोर शूटिंग के लिए गई थी, तो एक महाराष्ट्रियन लेडी, वो भी काम कर रही थी, कहने लगे कि इस उम्र में आपकी ये स्किन है, आप इतनी खूबसूरत लगती हैं, तो अपने ज़माने में आप कितने खूबसूरत लगती होंगी। तो मैं आपको ये किस्सा बताऊं कि जब मैं मेरे स्ट्रगल के दिन थे, ये जो शिवाजी पार्क ग्राउंड है ना, रोज शाम को मैं पिताजी के साथ वहाँ घूमने चली जाया करती थी और उनके गोदी में सर रख के रोती थी कि कब हमारा अच्छा टाइम आएगा, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पिताजी कहते थे कि बेटा, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, तुम्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ कि एक दिन मैं खाने पे बैठने वाली थी, किसी वजह से थोड़ा देरी से मैं बैठी और खाना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने थाली उठा के यूं फेंक दी। और मेरे पिताजी बहुत अच्छे कुक थे, वो खुद मेरे लिए खाना बनाया करते थे। तो उन्होंने कहा, बेबी यहाँ आओ, क्या हुआ, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, और ये इस तरह थाली को क्यों तुमने फेंक दिया? मैंने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो जानते हो, मैं 2-3 बातें मैं तुमको बताना चाहता हूँ, वो याद रखो। सबसे पहली बात ये है कि हम इस रोटी के लिए, जो कि हम 8-8 दिन हमें खाना नहीं मिलता था, इस रोटी के लिए अपना घर छोड़ के इस मुंबई शहर में आए हैं, और अपनी क्या परिस्थिति तुम याद रखो। दूसरा, ये जो खाना है, ये अन्न देवता है, इसे तुम कभी भी रुकवाना नहीं। हमें उनके लिए रुकना चाहिए, उनको हमारे लिए रुकना नहीं चाहिए। ये तुम हमेशा याद रखना कि अपने पिछले दिन तुम कभी भूलना नहीं। और तीसरी बात ये है कि मुझे मालूम है कि तुम एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनोगे, मगर ये जो तुम्हारे टैंट्रम्स हैं ना, नखरे, उसको तुम भूल जाओ। क्योंकि उस ज़माने में मुझे महीना 400 रुपये तनख्वाह मिलती थी, और मुझे लगता था कि पता नहीं मैंने जहाँ पा लिया है। कहेंगे नहीं, ये सब तुम भूल जाओ और अपने पुराने दिन कभी भूलना नहीं। एक बात और है, जब तुम सेट पे हो तब तुम फिल्म एक्ट्रेस हो, घर में आने के बाद तुम मेरी बेटी हो। घर का एटमॉस्फेयर भी फिल्म वालों का नहीं होना चाहिए, घर की तरह ही होना चाहिए। और वही बात अभी तक मेरे यहाँ चल रही है। मुझे याद है कि जब हमारे दिन इतने ख़राब थे तो किसी ने हमें पनाह नहीं दी। लोग समझते थे ये क्या मुसीबत है हमारे सर पे, खाना तक नहीं मिलता था, चाय तक कोई पिलाता नहीं था। जैसे जैसे मुझे काम मिलने लगा तो सारे रिश्तेदार और ये और वो, जैसे इंडस्ट्री में होता है, सब आते थे। ओ अन्ना साहब, ओ अनंतराव, ओ बेबी कितना अच्छा काम कर रही है। तो लोगों ने पैसे मांगने शुरू किए। उन्होंने कहा, भाई मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, मगर जो मेरी बेटी खाती है, आप मेरे यहाँ आइए, 10 दिन रहिए, 10 साल रहिए, 10 महीने रहिए, यही आपको मिलेगा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, आज तक मेरे यहाँ नौकर भी होते हैं, उनके लिए अलग खाना नहीं बनता है। मैं रोज पुरण पोळी खाते तर ती माणसं पण पुरण पोळी खाता, और खाने के टाइम पे कोई आए तो उनको खिलाए बगैर हम भेजते नहीं हैं। तो ये रिवाज अभी तक चल रहा है, मगर वो पुराने दिन याद आते हैं। उस वक्त बहुत दुख होता था कि कैसे दुनिया है, कितनी मतलबी दुनिया है, मगर अब मैं भूल गई हूँ। इसका कारण ये है कि मदर टेरेसा के साथ मैंने काम किया, ऑनरेरी वर्क किया, और
इगतपुरी में। उसके पहले हमारे गुरुजी हैं, मेडिटेशन के 15 साल मैंने कोर्स किए, तो उससे मन की शांति आई है, मैच्योरिटी आई है, दुनिया क्या है वो मैंने देख लिया है। तो जब पुराने दिन याद आते हैं तो उस वक्त बड़ी बहुत ही तकलीफ होती थी, अब होती नहीं है। जरा इस बात की कल्पना कीजिए शशिकला जी के एक बड़ा सा हॉल है, बहुत सारे लोग हैं और घोषणा होती है द अवार्ड्स गोज टू शशिकला और तालियों की गड़गड़ाहट और शशिकला जी जाके अवार्ड्स लेती हैं। ऐसा कब कब हुआ था? वैसे तो आरती से मैं स्टार बन गई और आरती में जितने भी अवार्ड्स हमारे हिंदुस्तान में थे सब मुझे मिले। और उन दिनों में कलकत्ता का जो क्रिटिक्स अवार्ड वो बहुत माना जाता था, उसको ऑस्कर अवार्ड की तरह उसको कंपेयर करते थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। उसका भी एक मैं किस्सा सुनाती हूँ कि उन दिनों में मुझे फ्रस्ट्रेशन बहुत होती थी कि इतना मैं 18 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ और मुझे मेरा नाम अभी तक हुआ नहीं है। तो उस फ्रस्ट्रेशन में मैं आरती का रोल कर रही थी, तो मैं दादा को कहती थी, फनीता, कि हम काम नहीं करेगा, हम छोड़ देगा, ये हमको पसंद नहीं है, हम तो हीरोइन बनने के लिए आया था, ये क्या है, मुसीबत है। तो फनी दादा कहते थे कि भाभी तुम रुक जाओ, ये जरा पिक्चर रिलीज होने दो, फिर कहोगी कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। और वैसे ही हुआ। तब तो इतने एक के बाद मेरी पिक्चरें सिल्वर जुबली हो गई। उसके बाद गुमराह का भी मुझे अवार्ड मिला, सारे क्रिटिक्स के अवार्ड मिले, फिर फिल्म फेयर अवार्ड मिला, आरती का अवार्ड मिला। अब आरती के अवार्ड जब मैं लेने गई ना, तो वो जो स्टैचू बना हुआ है, मुझे क्या मालूम, मैं समझी कि वो वुडन का बना होगा। जैसे वो मैंने अवार्ड लिया ना, वो इतना वजन था कि मैं झुकी गई ऐसे। मगर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। शशिकला जी, अवार्ड मिलने की खुशी में कौन सा गाना सुना जाए? अब भाई देखिए, मुझे तो ये गाना बहुत पसंद है, चलो एक बार। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो
अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। शशिकला जी, बतौर अभिनेत्री और बल्कि कहना चाहिए कि बतौर वैम्प जो आपका आतंक था वो आज तक बरकरार है, लेकिन आप बतौर डांसर भी पहचानी जाती हैं। जब आप नृत्य करती थीं पर्दे पर तो लोग दिल थाम कर आपके डांस देखा करते थे। ये प्रतिभा आपने कैसे पहचानी? ये फन आपने कैसे सीखा? देखिए, जब मैंने फूल और पत्थर के लिए मुझे साइन किया गया तो उस वक्त रलन साहब ने मुझे कहा कि उसमें एक कैबरे डांस है और हमारे इंडस्ट्री में आज तक भी हेलन जी को कोई भूले नहीं है। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए। रॉबर्ट मास्टर उसके मास्टर थे, डांस मास्टर थे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 8 दिन तक बाकायदा, यानी कि वो क्या उन दिनों में रॉक एंड रोल ये सब बहुत चलता था ना, तो बाकायदा मास्टर जी एक मेरा पैर पकड़ पकड़ के सिखाते थे कि ऐसे पैर घूमना चाहिए, ऐसे पैर घूमना चाहिए। और जब मैं सेट पे गई तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि मुझे डांस नहीं आता। जब मैं सेट पे शॉट देने लगी तो ये जितने जूनियर आर्टिस्ट वगैरह सब लोग हैरान हो गए कि ये कितना अच्छा डांस कर रही है। और जो मैंने गेटअप भी किया था तो एक दिन सेट पे मेरे हस्बैंड मिस्टर साइगल और मेरे बच्चे शायला और रेखा दोनों आए थे। तो मेरा गेटअप इतना बढ़िया था कि उस वक्त जर्नलिस्ट भी आए हुए थे सेट पे। फर्स्ट डे था मेरा और मेरे बच्चे भी आए थे। किसी ने मुझे पहचाना नहीं कि मैं वही शशिकला हूँ। इतने यानी कि गेटअप में मजा आया था। और लोगों ने वो एक मेरा गाना था, शीशे से पी या पैमाने से पी, वो गाना तो लोग अभी तक भूले नहीं हैं। और एक और डांस का मैं किस्सा सुनाती हूँ। खूबसूरत में मेरा डांस आप लोगों ने देखा होगा। जब ऋषिदा मेरे पास आए, कहने लगा शोशी उसमें एक डांस है रेखा के साथ, तुम करेगा? मैंने कहा आप मुझे टाइम देंगे तो मैं ज़रूर करूँगी। रिहर्सल का मुझे टाइम चाहिए। तो कितना दिन चाहिए? मैंने कहा दादा मुझे 1 हफ्ता तो दीजिए। कह रहे मैं तुमको दे दूँगा। तो एक दिन ऋषिदा का फ़ोन आता है, शशि वो रेखा के डेट्स मिल गए हैं और शूटिंग करनी है। मैंने कहा दादा मैं कैसे करूँगी, आपने तो मुझे टाइम ही नहीं दिया रिहर्सल के लिए। तो हम डुप्लीकेट से लेगा। मैंने कहा नहीं दादा ये गलत बात है, मुझे बताइए कि आप मुझे कितना टाइम दे सकते हैं। बोले ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 दिन देंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक गोपी कृष्ण की यहाँ पे मैं 3 दिन तक लगातार रिहर्सल करती रही। और चौथे दिन जब रेखा जी आई मेरे रिहर्सल देखने के लिए, तो जैसे गोपी जी जरा लड़कियों की आवाज में, चल रे शशिकला पुरानी बासमती, चल जरा अपना वो क्या कहते हैं उसको जरा दिखा दे, कैसे डांस करती है तू। पुरानी बासमती बोलने से मुझे तो एकदम हंसी ही आई, क्योंकि पुराने लोगों में तो जरा एक वो बात होती है। तो रेखा जी ने मेरा डांस देखा और बड़ी तारीफ की उन्होंने। तो उसके बाद फिर सेट पे हमारा डांस हुआ। तो मेहनत करने में कभी भी मैं पीछे नहीं हटती। कोई भी हो, रोल हो या जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता में
वो एक मेरे लिए चैलेंजिंग रोल था। तो उसमें मैंने दिखाया 8 दिन तक मैं अपना मेकअप, किस तरह से मेकअप होना चाहिए, किस तरह से वो एज वाइज बढ़ती है, सारा मैं अपने माइंड में तैयार करके मैंने डायरेक्टर इस्माइल श्रॉफ को बताया। मैंने कहा ये मैं करना चाहती हूँ। तो जब वो यंग होती है तो उस वक्त उसका मेकअप कैसा होना चाहिए, साड़ी के रंग कैसे होना चाहिए, जो वेणी दाल पहनती है बालों में तो वो भी किस कलर के होने चाहिए। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही होती है वैसे वैसे वो उम्र के मुताबिक उसके साड़ियों के रंग भी बदले हैं, उसके गजरे का रंग भी बदला है, उसका मेकअप भी बदला है। और जब अधेड़ उम्र की हो जाती है तो एक उस उम्र में औरत मोटी होती है, उसके मुताबिक मैंने अपने आप को मोटा दिखाया। तो फर्स्ट डे क्या हुआ पता है, तो मैं सेट पे गई तो नंदा और पद्मिनी एक दूसरे के कान में कुछ बोलने लगे। मैंने कहा मुझे मालूम है तुम लोग क्या बोल रहे हो कि इतनी मोटी ये कैसे होगी। मैंने कहा भाई हर जगह पे मैंने पैडिंग लगाई है जिससे मोटी लगो। और उस रोल को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। अब हम बहुत बातें कर लेना, चलो हम एक फूल और पत्थर का एक भजन सुनते हैं। मेरी तकदीर के मालिक, सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। मैं तो एक भीख मांगू तो से फैला के हाथ रे, सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। कुछ नहीं मांगा मैंने प्रभु आज तक, कुछ नहीं मांगा। आज तो दान दे दे अपनी दया का, बदले में चाहे मेरी जान भी ले ले, बचा ले सहारा दाता इस दुखिया का, इस दुखिया का। सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार। जैसा कि लोग कहते हैं शशिकला जी के एक कुर्सी थी वैम्प की, खलनायिका की, जो आपने भरी और उसके बाद वो कुर्सी अचानक खाली हो गई
आप पर्दे से अचानक गायब हो गईं और लोग सोचते थे कि शशिकला जी कहाँ गईं, क्या कर रही थीं, और फिर वापस आप पर्दे पर दिखाई देने लगीं। वो जो दौर था बीच में जब आप दिखाई नहीं दी थीं, उस वक्त आपने क्या किया था, ये हमारे ऑडियंस को, हमारे श्रोताओं को बताइए। आर्टिस्टों की जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आ रहे हैं और आते रहेंगे। इसी तरह मैं भी उनमें से एक आर्टिस्ट थी, जो कि बहुत सारे मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स थे और मन की शांति नहीं थी, और मैं कोशिश कर रही थी कहीं से भी मैं मुझे मन की शांति मिल जाए। तो हमारे कुछ 15 साल मैंने विपश्यना 15 साल मैंने मेडिटेशन के कोर्स किए, और इनका जो आश्रम है इगतपुरी में, उनके यहाँ मैं जाती रही हूँ, उससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ और फिर से मैंने काम शुरू किया। तो एक तो ये जो वैम्प रोल, जब भी मैं काम करना शुरू करती थी, जैसे मैं मेकअप के लिए बैठी हूँ और मेरा मेकअप हो रहा है, मेरे हेयर ड्रेसर बाल बना रही है, तो साइकोलॉजिकली मैं अपने आप को उस कैरेक्टर को ढाल लेती थी कि शशिकला तुम ये नहीं हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, और उसका असर, उसका नशा मेरे पे आता था। और उस कैरेक्टर से निकलने के लिए मुझे बहुत देरी लगती थी। और कोई भी चीज़ है उसी वक्त बीमारी का इलाज ना करो, बीमारी मेरे लिए तो बीमारी हुई क्योंकि साइकोलॉजिकली मैं इतना तो उसमें से निकल नहीं पा रही थी, तो वो पाइलअप होते जा रहा था। उससे मेरे मन में अशांति बहुत बढ़ती गई। हालांकि ईश्वर ने मुझे नाम भी बहुत दिया, पैसा भी बहुत दिया, मेरे दोनों बेटियों के शादियां भी बहुत अच्छे घर में हुई, मगर मन की जो अशांति है वो ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर मैंने विपश्यना 15 साल किया, उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। उसके बाद फिर काफ़ी तीर्थ यात्रा की, जैसे कि हमारे हिंदुओं में कहते हैं कि चारों धाम करो, किए मैंने। मगर जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, एक्सेप्ट ये क्या कहते हैं द्वारका, सभी कहते हैं लाओ पैसे, लाओ पैसे। अरे भाई, मेरे मन, मुझे जो मन की शांति चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहे, और आप लोगों को पैसों की पड़ी है, आप पैसे दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। भगवान के दर्शन भी नहीं लेने दिए उन्होंने। मगर जब मैं द्वारका गई हूँ, उन लोगों ने कहा, क्योंकि जहाँ भी जाती थी सबको पता चल जाता था कि मैं शशिकला हूँ, तो वहाँ उन्होंने कहा कि देखिए कि आप 5 पैसे की आरती कीजिए, 5 लाख की कीजिए, 5 करोड़ की। वहाँ पे ये चीज़ मैंने देखी नहीं, तो मुझे कुछ थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद कुछ और इंडस्ट्री में थोड़े बहुत एटमॉस्फेयर इंडस्ट्री का काफ़ी कुछ बदल गया था, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब तो ये इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। छोड़ के मैं पूना चली गई, वहाँ मैंने अपना घर वर लिया। तो 6 महीने तो खूब खाया, सोती रही, आराम करती रही। 6 महीने के बाद मैंने कहा कि अरे ये तो कोई जिंदगी नहीं हुई, और मैं नरगिस दीदी की तरह काम करना चाहती, फिल्मों में मैं नहीं आना चाहती थी। तो कुछ लोगों से पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि जे हम तो कुछ जानते नहीं, ये है वो है। तो फिर एक दिन मैंने मदर टेरेसा का टीवी पे प्रोग्राम देखा, तो मैं अपनी बेटी शैलजा के वहाँ मैं गई। उनके हस्बैंड का नाम है अशोक जैद का। हम सब लोग मिल के पार्टी में गए थे, तो मैंने कहा भाई मैं मदर टेरेसा के आश्रम में मैं जाना चाहती हूँ। तो कुछ लोग आए थे, कहने अरे रे कोई मुश्किल बात नहीं है, चलो चलो हम आपको दूसरे दिन मिलाएंगे। उन दिनों में मदर बहुत बीमार थी, तो 15 दिन तक मुझे अपॉइंटमेंट मिले नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने अपनी बेटी को कहा कि चलो हम चलते हैं आश्रम में और देखते हैं मदर हैं कि नहीं। तब तक पता चल गया था कि मदर आई हुई हैं। तो देखा कि मदर बैठी हुई हैं, किसी के साथ बात कर रही हैं, और एक छोटे बच्चों की तरह मैं एक कोने में दरवाजे के पास खड़े रह के मैं मदर को देख रही हूँ। तो मदर बीच बीच में मुझे देख रही हैं, और वो जब व्यक्ति चले गए तो मदर ने मुझे बुलाया। तो मदर को देख के ऐसे में रोई जैसे एक छोटा बच्चा रोता है, बिलक के एकदम कमर पे उनके ऐसे हाथ डाल के उनको मैं रोने लगी। मैंने कहा मदर, आई हैव गॉट एवरीथिंग, money, name, fame, my children are well settled, but I don't have that mental peace. मैं बहुत लोनली फील करती हूँ, मैं अकेलापन मुझे लगता है। बड़ा उन्होंने प्यार दिया। फिर वहाँ से
मेरी जो ये यात्रा है मन शांति की शुरू हो गई। और जब भी मैं मदर को मिलती थी तो एक छोटे बच्चे को जिस तरह प्यार देते हैं और मेरे बालों में यूं हाथ फेरती थी, तो करीब मैंने उनके साथ 9 साल काम किया। और जब भी मैं मदर को मिलती थी एक फंक्शन में, तो मैंने मदर को कहा, मदर आई हैव फॉरगॉटन ऑल माय पास्ट, क्योंकि जो पास्ट इज पेनफुल, इजंट इट? पास्ट ही तो इंसान को दुखदायक बनाता है, नेगेटिव थिंकिंग आपकी शुरू हो जाती है। तो मदर ने हंसना शुरू कर दिया, जो भी मेरे माइंड में कंफ्यूजन था उसको क्लियर कर दिया। और करीब मैंने 9 साल वहाँ पे जाके सेवा की गरीब लोगों की। तो पता चला कि आई एम नॉट द ओनली पर्सन हु इज सफरिंग। मेरे से भी ज्यादा कितने लोग सफर कर रहे हैं, उनके पेशेंट्स लोगों को जब मैंने देखा, माई सफरिंग इज नथिंग। मैं इतनी लकी हूँ कि मेरे पास सब कुछ तो है। मन की शांति, यू कांट हैव एवरीथिंग। मन की शांति के लिए कोशिश कर रही हो तो तुम्हें जरूर मिलेगी। और इस तरह वहाँ का मेरा सफर शुरू हुआ। और मैंने पागल बच्चों के वार्ड में काम किया, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, दिस वाज ऑल ऑनररी वर्क। और उन बच्चों ने जो मुझे प्यार दिया, जब मैं निकलने लगी तो लोगों को वो बच्चे सब रोने लगे। कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई मराठी में बोल रहा है, कोई गुजराती में बोल रहा है, बंगाली में बोल रहा है कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे। सारे बच्चों ने रोना शुरू कर दिया और उनको मैंने रोते देख के मैंने कहा, अरे मेरे अपनों ने भी मुझे इतना प्यार नहीं दिया जितना इन लोगों ने दिया है। शशिकला जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई और माहौल जरा भावुकता वाला हो गया है। क्यों ना आप कोई गीत सुन लिया जाए? हाँ, वो गीत सुनाइए ना, वक्त का। आगे भी जाने ने तो पीछे भी जाए, कितनी सही बात है ना। हम तो कुछ जानते ही नहीं है, आगे क्या हुआ है, क्या होने वाला है, हमें तो कुछ पता नहीं। और चोपड़ा जी के साथ मैं उनको बहुत मानती हूँ, वो तो ग्रेट डायरेक्टर हैं। और वक्त में हालांकि मेरा छोटा सा ही रोल था, मगर काफी इम्पोर्टेंट रोल था। तो ये गाना सुनाइए ना जरा आप, मजा आएगा। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू। अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है। ये पल गवाना ना, ये पल ही तेरा है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। शशिकला जी, इस उम्र में भी आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत सक्रिय हैं और एकदम तरोताजा दिखाई देती हैं। आपके शौक क्या हैं? मेरे शौक गाने,
म्यूज़िक सुनना, विविध भारती के प्रोग्राम सुनना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और म्यूज़िक का मुझे बचपन से ही शौक रहा है, चाहे वो अंग्रेज़ी हो या क्लासिकल हो या हिंदी हो। हर टाइप का म्यूज़िक अच्छा लगता है। ये है। और फिर मैं पहले खाना-वाना कभी नहीं बनाती थी, तो जब मेरे बच्चे आते हैं, तो उनके लिए मैं बहुत बढ़िया-बढ़िया खाना बनाती हूँ। अब आप ये मत कहना कि हम भी आएँगे आपके यहाँ खाने के लिए, मेरे लिए मुश्किल हो जाए। और एक बेटी तो मेरी चली गई है और उनके जो 2 बच्चे हैं, रितिका और सिद्धार्थ। सिद्धार्थ पायलट हो गए हैं और रितिका उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, वो सिंगापुर में काम कर रही है। और मेरी जो दूसरी बिटिया हैं कलकत्ता में जो रहती शायला, उसके जो हस्बैंड हैं अशोक जैत का, मैं उनको बिल्लू कहती हूँ। जब वो छोटे थे, हमारे यहाँ आते थे, 15 साल के थे, तो मुझसे बहुत डाँट खाते थे। अब मुझे उनकी डाँट खानी पड़ती है क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ, तो वो बस ऐसे ही डाँटते रहते हैं और मज़े लेते हैं। क्यों याद है? तुम मैं जब छोटा था तुम मुझे कैसे डाँटती थी, अब मैं तुम्हें डाँटता हूँ। तो वो कलकत्ता में हैं, उनका एक बेटा है गौतम, वो अपने फ़ादर के साथ बिज़नेस में है। उनकी लड़की जो है वो सोनिया, जिसका मैं किस्सा सुना रही थी, ओए नानी एक्टिंग करना छोड़ दो, वो मेरा मज़ाक करती थी। और वो बैंक में काम करती, फॉरेन बैंक में। और ये मदर की या प्रभु की या राम की या कृष्ण की, ये सब देवताओं का मेरे लिए आशीर्वाद है, जो इस उम्र में के सारी खुशियाँ ईश्वर मुझे दिखा रहे हैं और दे रहे हैं। आप कहेंगे कि आपकी अभी और कोई इच्छा बाकी है क्या? मेरी कोई भी इच्छा बाकी नहीं है, पीसफुल हूँ। ये प्रभु से मैं ज़रूर कहती हूँ कि जब तक मेरी सेहत अच्छी है, मैं काम करती रहूँ। आप सब लोगों को मेरा आशीर्वाद और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोगों को सारे दुःख भुला दें आप लोगों के, और आप सब लोगों को खुशियाँ दें, और आप सब लोगों के लिए मेरे ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। शशिकला जी, इतनी प्यारी बातें आपने की, हमारे श्रोताओं को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय आपने हमें दिया। और उम्मीद करें फिर कभी बहुत लंबी और बहुत प्यारी प्यारी बातें आपसे होंगी। शुक्रिया, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सेलुलॉइड के सितारे में आज आप सुन रहे थे फिल्म जगत की वरिष्ठ अभिनेत्री शशिकला से यूनुस खान की बातचीत। हम आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया कैलाश नाथ वर्लेकर ने, और प्रस्तुति सहयोग था रमेश गोखले का। विविध भारती की ओर से ये कार्यक्रम आपके लिए लेके आई थी शकुंतला पंडित। सेल्यूलॉइड के सितारे।